अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको रिपोर्ट का पैटर्न बताएंगे कि किस तरह से आपने रिपोर्ट जो है अपनी कंपाइल करनी है, क्या क्या हेडिंग्स देनी है, किस सीक्वेंस में देनी है और उन हेडिंग्स में आप लोगों ने क्या लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो रिपोर्ट का पैटर्न है ये IUP के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। BS साइकोलॉजी और MSc साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आप लोगों ने अपनी केस स्टडीज़ कंपाइल करनी है वो आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आपने रिपोर्ट के जो स्टार्ट में चीज़ें लगानी है, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं वो क्या होंगे और टाइटल पेज कैसे बनेगा। टाइटल पेज में आप सबसे पहले ऊपर अपनी रिपोर्ट का टाइटल देंगे जो कि क्लिनिकल केस स्टडी है। नीचे आप इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखेंगे, उसके नीचे आप यूनिवर्सिटी का लोगो आएगा और उसके लोगो के नीचे फिर आप अपना नेम, रोल नंबर, अपना जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल MSc साइकोलॉजी है, जो भी आपका सेशन है वो लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और फिर जो भी आपका कैंपस है वो। नेक्स्ट पेज पे आपका आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आएगी। इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में बेसिकली आप लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आप ये बताएंगे कि ये जो स्टडी है, ठीक है, उस स्टडी का टाइटल कैप्स में बोल्ड में कि दिस स्टडी इज़ बेस्ड ऑन माई ओन वर्क कैरिड आउट बाय मी सोली। ठीक है, जो भी आपकी केस स्टडी है ये आपने ख़ुद बनाई है, इसमें आपने अपना सारा काम खुद किया, ये ऑथेंटिक है, इसका मटेरियल ऑथेंटिक है, ठीक है। और जो भी इसमें आपने मटेरियल, जो भी कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ की हैं, जो भी आपने कुछ लिखा है वो सारा कुछ आपका अपना ज़ाती काम है, ठीक है। और ये ना तो कहीं पे पहले पब्लिश हुआ है, ना किसी का काम आपने लिया, यानी कि प्लेजरिज्म कोई नहीं है, ना आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ये जितनी भी रिपोर्ट है ये ऑथेंटिक है और ओरिजिनल है। उसके बाद नीचे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। ये आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक पेज पे आ जाएगी, पेज नंबर 2 पे। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आपका अप्रूवल सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपने ये लिखना है कि ये जो आपकी केस स्टडी है ये आपके कोर्स का हिस्सा थी, ठीक है, साइकोलॉजी के कोर्स का हिस्सा है बाय ये यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इस स्टेटमेंट के नीचे आपने सिग्नेचर्स की जगह छोड़नी है। इसमें 3 लोगों के सिग्नेचर्स आएंगे, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, और फिर इसके नीचे आपने डेट की जगह छोड़नी है। ये आपका 3rd पेज होगा, राइट। उसके बाद 4th पे आपका एक्नॉलेजमेंट पेज आएगा, ठीक है। इस एक्नॉलेजमेंट में पेज में आपने जिसको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं, जिसको भी थैंक्स करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट का क्रेडिट देना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप लिखेंगे। जैसे कि ये रिपोर्ट आपने क्या कहते हैं बनाई, इसमें आपने ऑब्वियसली आपने मेहनत की, बट सबसे पहले आपने किस किस को थैंक करना है। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी हु gave me the strength and for providing me with everything I needed to complete this report। इस तरह से फिर दूसरे नंबर पे आप अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और जिसका भी थैंक करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप ये रिपोर्ट बना सकें, उनका आप थैंक करेंगे और अपना नाम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में। उसके बाद आपकी रिपोर्ट स्टार्ट होगी। सबसे पहले टेबल ऑफ़ कंटेंट्स आएंगे। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स के अंदर आपने जो भी आपकी मेन हेडिंग्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल्ड देना चाहते हैं टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में। आप केस के सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं कि आपने 6 हेडिंग्स बना दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 केसेस हैं अगर, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंट दे दिया अपेंडिसिस का और एक पॉइंट दे दिया रेफरेंसेस का, ठीक है। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स सोली आपके ऊपर है कि आपने कितनी डिटेल देनी है टेबल ऑफ़ कंटेंट्स की, राइट। उसके बाद आप टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में आपने पेज नंबर्स मेंशन करने हैं ऑब्वियसली कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे है। वर्ड के अंदर टेबल ऑफ़ कंटेंट्स के टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक अपडेटिंग होती है पेज नंबर्स की, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने जो केस लेना है उस केस का मतलब केस नंबर 1 और उसका टाइटल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पहला केस सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो आप केस नंबर 1 और उसके नीचे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, उसका जो टाइटल है वो एक कंप्लीट पेज के ऊपर सिर्फ ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज से फिर आप अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आपने रिपोर्ट में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का ऊपर टाइटल देना है। उसके बाद अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपके पास नेम, फादर्स नेम, एज, जेंडर,
एजुकेशन, रिलीजन, सिबलिंग्स, बर्थ ऑर्डर, फादर्स एजुकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स एजुकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एड्रेस आ जाएगा आपके पेशेंट का, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसमें ऐसी कोई चीज़ ना लिखें जो कि बहुत पर्सनल हो या कॉन्फिडेंशियल हो। फॉर एग्जांपल पेशेंट के फ़ोन नंबर्स आपने इंक्लूड नहीं करने, CNIC इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। एड्रेस जो है वो बहुत डिटेल्ड इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी रिपोर्ट्स पब्लिक यूज़ के लिए हैं, ये कहीं पे भी जा सकती हैं। तो ये जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है ये आपने इतनी ज़्यादा डिटेल में इंक्लूड नहीं करनी, कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है ये। इसके बाद आपके पास आएगा आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन का एक पूरा सेपरेट सेक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन में आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीज़न या सोर्स ऑफ रेफरल आप लिखेंगे, यानी कि पेशेंट को किसने रेफ़र किया है, या तो वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आया या उसकी फ़ैमिली ने उसको इनकरेज किया है, या फिर कोई जो डिपार्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल OPD या व्हाटएवर, ठीक है, उसने रेफ़र किया है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखेंगे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के लिए आपको डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक टेबल बनाएं या वैसे ही बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं सैडनेस, बॉडी पेन, फटीग, स्वेटिंग, स्टमक इश्यूज़, जो भी, ठीक है। और मेक श्योर कि आप अपनी हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के आगे उसका टाइम पीरियड मेंशन करें। फॉर एग्जांपल सैडनेस है तो उसके सामने आप मेंशन करेंगे कि ये 2 ईयर्स से थी या 3 ईयर्स से थी या इस तरह से, ठीक है। बॉडी पेन के आगे 4 ईयर्स फॉर इंस्टेंस, फटीग 5 ईयर्स, स्वेटिंग 3 मंथ्स, स्टमक इश्यूज़ 3 to 4 ईयर्स, इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री आएगी। फ़ैमिली हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली आपने जितनी भी पेशेंट की फ़ैमिली की हिस्ट्री है, यानी कि उसके पेरेंट्स अलाइव हैं या डिसीज़्ड हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या करते हैं, उसके सिबलिंग्स कितने हैं, उसके सिबलिंग्स क्या करते हैं, मैरिड हैं नहीं हैं, साथ रहते हैं, क्या सीन है, पेशेंट हिमसेल्फ मैरिड है, उसके आगे बच्चे हैं नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरी लिखेंगे और फिर उसका अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, यानी कि बस एक ही जनरल सी आपने फैमिली की हिस्ट्री बता देनी है। उसके बाद आपके पास आएगी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपने उसकी बर्थ से लेके प्रेजेंट तक पूरी डिटेल लिखनी है कि उसकी बर्थ फॉर एग्जांपल कैसी थी, नॉर्मल थी, C सेक्शन था, क्या था, ठीक है। उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस नॉर्मल थी या कोई चीज़ डिलेड थी, लेट थी, उसका स्कूल टाइम पीरियड कैसा था, उसका अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर था, एज ए चाइल्ड वो किस तरह की पर्सनालिटी रखता था, कैसा उसका बिहेवियर था, प्रॉब्लमेटिक था, नॉर्मल था, एंगर इश्यूज़ थे, कॉलेज लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है। कोई इस तरह का यानी कि कोई इंसिडेंट हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हादसा या कोई इस तरह की ट्रेजिक चीज़ या कोई कुछ भी, ठीक है, आपने अपनी उसकी पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रीवियस एंड प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिटेल लिखेंगे कि उसको क्या इशू है, ठीक है, यानी कि उसने क्या बताया कि उसको क्या क्या मसले मसाइल थे, कि यानी कि उसको गुस्सा बहुत आता था या उसको बिहेवियर इश्यूज़ थे या वो बहुत सैड रहता था या सुसाइडल अटैम्प्ट्स थी, ठीक है। पेशेंट ने जो भी अपनी प्रीवियस या प्रेजेंट स्टेट बताई है ना अपनी बीमारी की, ठीक है, उसकी डिटेल आपने लिखनी है और फिर उसके फैक्टर्स भी लिखने हैं, यानी कि किस तरह से, मतलब किन चीज़ों की वजह से पेशेंट को लगता है कि ये सारा कुछ, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी लाइफ में, तो ये एक आपके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का आ जाएगा पैराग्राफ। उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन आएगी। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आपकी पूरी वो आपका पूरा वो पार्ट होगा जिसमें आपने पेशेंट का जब इंटरव्यू लिया था ना तो ऑब्जर्वेशंस आपने की थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो वाला है। तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो आपने क्या नोट डाउन किया था कि उसका बिहेवियर कैसा था, कोऑपरेटिव था, रेस्टलेस था, ठीक है, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर कर रहा था, आपसे कोऑपरेट कर रहा था या नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाएगा। 3 से 4 लाइनों के अंदर आप ये बता सकते हैं। स्पीच के अंदर आप लिखेंगे कि उसकी स्पीच कैसी थी, स्लो स्पीच थी, लाउड स्पीच थी, बहुत तेज़ बोल रहा था, बहुत आहिस्ता बोल रहा था, ठीक है। इसमें आप 2-3 लाइनों के अंदर वो बता देंगे। ओरिएंटेशन में आप लिखेंगे कि उसको अपनी सराउंडिंग्स का पता था कि वो कहाँ है, क्या किन लोगों से बात कर रहा है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, ठीक है। 1-2 लाइन्स में आप ये बता देंगे। थॉट्स के अंदर ऑब्वियसली आप लिखेंगे कि उसकी थिंकिंग जो है आपको क्या लग रहा था कि किस तरह से उसकी थिंकिंग कैसी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नॉर्मल थी,
या एबनॉर्मेलिटी आपको लगा कि थी उसकी थॉट्स में, ठीक है, तो वो सारा कुछ आप 1-2 लाइन्स में बताएंगे। उसके बाद मूड, ऑब्वियसली कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पेशेंट सैड था, हैप्पी था, नॉर्मल था, एग्रेसिव हो रहा था या फियरफुल था, ठीक है, आप मूड उसका लिखेंगे, यानी कि उसके फेस एक्सप्रेशन, उसका मूड कैसा था। परसेप्शन, परसेप्शन के अंदर आप उसके बाद मूड के बाद परसेप्शन की हेडिंग देंगे और उसमें आप लिखेंगे कि आपको क्या लगा कि उसकी परसेप्शन किस तरह से थी, ठीक है, कोई अबनॉर्मेलिटी फाउंड उसमें आपको लग रहा था कि है या नहीं, नॉर्मल है, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, किस तरह की उसकी परसेप्शन थी, इंटैक्ट थी या नहीं थी। उसके बाद आपका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन स्पैन आएगा, उसमें आप ये लिखेंगे कि उसकी अटेंशन इंटैक्ट थी, प्रॉपर थी, नॉर्मल थी, या वो इनअटेंटिव था, रेस्टलेस था, या उसका जो है मतलब माइंड कहीं और था, ठीक है। उसके बाद इंसाइट आप लिखेंगे कि पेशेंट को आइडिया था अपनी कंडीशन का, अपनी प्रॉब्लम की सेवेरिटी का या नहीं, ठीक है। उसमें आप लिख सकते हैं कि वो कंप्लीट डिनाइल स्टेट में था या उसको थोड़ा बहुत आइडिया था या उसको पूरा आइडिया था कि हाँ वो बीमार है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की हेडिंग देंगे, उसके अंदर आपने ये लिखना है कि आपने उससे कोई कुछ क्वेश्चंस पूछे या नहीं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप ये लिख सकते हैं कि टू चेक द शॉर्ट टर्म मेमोरी सिंपल क्वेश्चंस वर आस्क्ड व्हिच रिवील्ड हिज मेमोरी वाज गुड एंड इंटैक्ट। इसी तरह से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी लिखेंगे 1-2 लाइन्स में कि इंटैक्ट थी या नहीं थी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी आप लिखेंगे कि नॉर्मल थी, क्लियर थी या नहीं थी। इसके बाद आपका टेस्टिंग का पोर्शन शुरू होगा केस का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ये हेडिंग देने के बाद आप बुलेट पॉइंट्स में पहले टेस्ट के नाम लिखेंगे कि आपने क्या क्या टेस्ट एडमिनिस्टर किए थे। फॉर एग्जांपल आपने कोई चेक लिस्ट अप्लाई की थी तो उसका नाम लिखेंगे। कोई टेस्ट फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट आपने अप्लाई किया था या डिप्रेशन इन्वेंट्री अप्लाई की थी, टाइटल्स लिखेंगे आप बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद आप हर टेस्ट को आगे उसकी इवैल्यूएशन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया किसी पेशेंट पे तो मैं पहले उसकी हेडिंग दूंगी, मैं ये लिखूंगी कि मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया था। उसके बाद मैं नीचे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस दूंगी पहले, जिसमें मैं सिर्फ उसका स्कोर लिखूंगी कि उसका ये स्कोर आया था फाइनल और उस स्कोर का ये मतलब था। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 to 5 अगर उसका स्कोर आया था तो उसका जोन हार्मफुल था और सूटेबल एक्शन ये था कि उसकी ब्रीफ इंटरवेंशन या ब्रीफ ट्रीटमेंट की जाए। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की, उसमें आप ये लिखेंगे कि इवैल्यूएशन के बाद, टेस्ट रिजल्ट्स के बाद ये पता चला कि पेशेंट जो है वो 3 to 5 उसने स्कोर किया था और वो हार्मफुल कैटेगरी में था। इसका मतलब ये है कि उसकी कंडीशन स्वेयर थी, ठीक है। 4 से 5 लाइनों में आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर देना है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने अपने बाकी सारे टेस्ट भी पहले उनकी हेडिंग देनी है, फिर उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस और फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस जहाँ पे बनता है क्वांटिटेटिव, जहाँ पे नहीं बनता फॉर एग्जांपल अगर चेक लिस्ट है तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेरा नहीं ख्याल लिखा जाएगा, तो आप उसका सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख देंगे। आपने पहले सब जितने भी टेस्ट अप्लाई किए हैं 1, 2, 3 उनका आप इस तरह से एनालिसिस लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी डायग्नोसिस की हेडिंग देंगे और उसमें आप लिखेंगे कि आपने जो टेस्ट अप्लाई किए उनकी वैल्यूएशन की बेस पे आप पेशेंट को इस डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज करते हैं या इस क्लस्टर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। डिसऑर्डर और क्लस्टर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आएगी प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में आप ये बताएंगे कि आपकी क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं कि पेशेंट रिकवर कर सकता है, उसकी रिकवरी कैसे होगी, क्या होगा, उसकी कंडीशन बेहतर हो सकती है कि नहीं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है। इसके बाद आपकी सेशन रिपोर्ट स्टार्ट होगी। सेशन रिपोर्ट की हेडिंग देने के बाद आप 10 सेशंस की रिपोर्ट लिखेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितनी डिटेल देना चाहते हैं। आप 3 से 4 लाइनों में भी दे सकते हैं, 4 से 5 लाइनों में भी दे सकते हैं पर सेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेशन नंबर 1 में मैंने 4 लाइनों के अंदर डिटेल दे दी कि पहला सेशन जो था वो रैपिड बिल्डिंग के ऊपर बेस्ड था, इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसमें बस पेशेंट के साथ एक इंट्रोडक्शन फेज़ था ताकि थोड़ी बहुत आइस ब्रेक की जा सके, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। सेशन 2 में थोड़ा मज़ीद इन डेप्थ इंटरव्यू लिया गया। सेशन 3 में जो है पेशेंट की फैमिली का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लिया गया। सेशन 4 में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू के बाद टेस्ट एडमिनिस्टर किए गए। सेशन 5 में उन टेस्ट की इवैल्यूएशन और रिज़ल्ट्स निकाले गए, ठीक है। सेशन 6 में उन रिज़ल्ट्स को और पेशेंट की कंडीशन को पेशेंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ डिस्कस किया गया। सेशन 7, 8, 9 में पेशेंट की काउंसलिंग की गई। सेशन 10 एक क्या कहते हैं रैप अप सेशन था जिसमें पूरी की पूरी मतलब एक रिपीटिशन हुई कि क्या उसको प्रॉब्लम है,
उसको आगे क्या करना चाहिए। पेशेंट को बेसिकली आपने एक समरी दी, गाइडलाइन दी। सेशंस की रिपोर्ट के बाद आप फॉलो अप प्लान की हेडिंग देंगे और उसमें ये लिखेंगे कि आप पेशेंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई मज़ीद ट्रीटमेंट जारी रखे या नहीं, उसकी कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए कि उसको मज़ीद थेरेपीज़ लेनी चाहिए, या अगर उसकी कंडीशन कुछ टाइम के बाद दोबारा ख़राब होने लगती है तो उसको दोबारा किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये फॉलो अप प्लान आ जाएगा 5 से 6 लाइनों के अंदर। रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस की हेडिंग देंगे आप उसके बाद, और उसमें आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे कि आप क्या क्या रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेशेंट को मेडिकेशन, फैमिली काउंसलिंग, थेरेपी, डीप ब्रीथिंग रिकमेंड की। मैं इन चारों को बुलेट पॉइंट्स में लिख दूँगी। और लास्टली आपके पास केस फॉर्मुलेशन की हेडिंग आएगी जो कि बेसिकली एक समरी है। केस फॉर्मुलेशन के अंदर आपने समरी इस तरह से लिखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थर्ड पर्सन हूँ और मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ सकूँ, तो मैं सिर्फ केस फॉर्मुलेशन पढ़ूंगी ना तो मुझे पूरे केस की समझ आ जाएगी। केस फॉर्मुलेशन आपने ऐसे लिखनी है सिर्फ 6 से 7 लाइनों के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी केस फॉर्मुलेशन ऐसे लिखती हूँ कि पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड विद सच एंड सच कंप्लेंट्स, फॉर एग्जांपल बिहेवियर, सैडनेस। ठीक है, on the basis of upon testing and applying different scales, the evaluation and results revealed that patient was diagnosed with this disorder and is categorized in this cluster, and on the basis of that he was recommended this and this, and या फिर आपने उसको क्या फर्दर रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये आपकी केस फॉर्मुलेशन हो जाएगी एक जनरल सी। इस तरह से आपने अपनी सारी की सारी केस रिपोर्ट्स लिख लेनी है पहले। ठीक है, जब आपकी 6 रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उनके बाद आप अपेंडिसेस बनाएंगे। अपेंडिसेस में आपने बेसिकली क्या करना है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो कि हम केस रिपोर्ट के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते, जो कि बहुत डिटेल में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डेस्ट का स्केल कहीं पे अप्लाई किया है केस के अंदर, तो मैं केस में सिर्फ उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिखूँगी जिसमें उसका सिर्फ स्कोर आएगा, राइट। तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट था ना जिसमें से हमने स्कोर निकाला था, उसकी पिक्चर आप अपेंडिसेस में इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया। जो भी आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किए हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं ओरिजिनल, वो आपने अपनी अपेंडिसेस में इंक्लूड करनी है और उसी सीक्वेंस में करनी है जिस सीक्वेंस में आपकी रिपोर्ट्स चल रही हैं। ठीक है, और जिस सीक्वेंस में आपने अपनी टेस्ट्स लिखे थे रिपोर्ट के अंदर, और हर पिक्चर के नीचे आप मेंशन करेंगे कि केस नंबर 1 टेबल नंबर 1.1 का ये अपेंडिक्स है। ठीक है, ताकि रीडर को पता चले कि उसने कौन सी केस में जाके अपेंडिक्स को टैली करना है, राइट। इन अपेंडिसेस के बगैर आपकी रिपोर्ट ऑथेंटिक कंसिडर नहीं की जाती और अप्रूव नहीं होती। सो मेक श्योर कि आप अपने ओरिजिनल टेस्ट्स जो हैं वो अटैच करें अपेंडिसेस के अंदर। वंस योर अपेंडिसेस आर डन, इसके बाद आप अपनी रेफरेंसेस देंगे। रेफरेंसेस में आप वो सारे लिंक्स देंगे जहाँ से आपने हेल्प ली। ठीक है, कॉपी पेस्टिंग नहीं, प्लेजरिज्म नहीं, हेल्प ली। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या हेल्प लेने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्केल्स जो आपने एडमिनिस्टर किए टेस्ट के, फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्ट का स्केल एडमिनिस्टर किया, वो स्केल आपने कहाँ से लिया था। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड हुआ था वो स्केल, वो रेफरेंसेस आप सारे उसमें मेंशन कर देंगे और इस तरह से आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि आपने ये वीडियो कैसे बनानी है, ये रिपोर्ट कैसे बनानी है। वंस अगेन मैं ये मेंशन कर दूं कि ये IUB के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए पैटर्न एप्लीकेबल है और यही पैटर्न एक्सेप्ट होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to the channel.